हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे और क्लाइमेटोलॉजी में हमने सूर्यताप, तापमान और वायुमंडल से संबंधित जितनी भी दशाएं थी, सारी कंडीशंस को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पिछले वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है। आज इस वीडियो से हम वायु दाब को स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सबसे पहले वायुदाब से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम पवन संचार को देखेंगे, विंड सर्कुलेशन को देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरियोलिस फोर्स जो है उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला है कि मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ और हम किसी भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि जिस भी एग्जाम में आपको मेरे द्वारा दिया गया टॉपिक रिलेवेंट हो, आप वहां पर इसका यूज करें। तो इसलिए हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ना चल करके और हर चीज को अच्छे से और डिटेल में समझते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम वायुदाब से संबंधित बेसिक चीजें जरूर पढ़ेंगे। वो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमें वायुदाब को आगे पढ़ना है तो वायुदाब से संबंधित घटनाक्रम जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे हम वायुदाब पेटी पढ़ें, चाहे हम जेट स्ट्रीम पढ़ें, मानसून पढ़ें या हम चक्रवात पढ़ें, तो उसमें इस सब का रिलेवेंस होगा। इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम वायुदाब से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कवर करेंगे और उसके बाद हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु दाब यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वायुमंडल है हमारा, इस वायुमंडल की अपनी कुछ एक मोटाई होती है जो धरातल से और कुछ ऊंचाई तक होती है। माना जाता है कि वैसे तो 16,000 से 32,000 किलोमीटर तक है, मगर 8,000 किलोमीटर तक की एक मोटाई है वायुमंडल की और ये अलग अलग परतों के रूप में है, जो लेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल लेयर्स के रूप में है। तो वायुमंडल की जितनी भी मोटाई है, इसकी पूरी परतों में पाई जाने वाली जो वायु है वो धरातल पर एक दाब उत्पन्न करती है और वो दाब उसके भार की वजह से होता है और इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस तरह अगर एक लाइन में बोला जाए तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, और ये प्रति इकाई क्षेत्रफल कहाँ काउंट होगा, सागर तल पर काउंट होगा। ठीक है, सागर तल को एक आधार लिया जाता है, एक आधार ऊंचाई लेकर के और फिर वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। तो सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की जो परतें हैं, उन वायुमंडल की परतों का भार जो है वो ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जितने भी इसके कारक पाए जा रहे हैं, वो सभी के सभी फैक्टर जो हैं वो सागर तल के इकाई क्षेत्रफल पर एक यूनिट एरिया पर प्रेशर लगा रहे हैं। यानी वायु का जो पूरा स्तंभ है, उस वायु के पूरे स्तंभ का सागर जल तल पर जो भार है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब की और वो भी सागर तल पर बात कर रहे हैं। तो सागर तल पर हम वायुमंडलीय दाब को एक आदर्श, अगर एक प्रमाणिक स्थिति मान के चलें तो वायुमंडलीय दाब जो है उसका जो प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब है वो माना जाता है दोस्तों 1013.2 मिलीबार, 1013.2 मिलीबार माना जाता है। ठीक है, MB से दर्शाते हैं इसको, या फिर इसको अगर mmHg में दिखाएं तो ये 760 mmHg पारे के घनत्व पर। ठीक है, तो इसको पारे पर mmHg देखें तो 760 mmHg इसको माना जाता है। अब इसको काउंट कहाँ किया गया है, कैसे किया गया है? इसको दोस्तों काउंट किया जाता है कि टेम्परेचर, हमने एक आदर्श टेम्परेचर मान लें कि धरातल पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और धरातल पर कहां पर है, सागर तल पर। ठीक है, सागर तल पर लिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और ये कहाँ नापा गया है, ये नापा गया है 45 डिग्री अक्षांश पर।
ठीक है। तो 45 डिग्री अक्षांश पर सागर तल पर, ठीक है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के एक आदर्श तापमान पर जब कैलकुलेट किया जाता है तो जो प्रमाणिक वायु दाब है, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1013.2 मिलीबार या फिर 760 mmHg आता है। अब इससे कोई ज्यादा होगा, ठीक है, इससे अगर हम ज्यादा माने तो इससे जो ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो होगा हाई प्रेशर, ठीक है। 1013 से ज्यादा जो होगा वो हाई प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा, और 1013 से जो कम होगा दोस्तों वो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, निम्न दाब होगा। तो जब हम उच्च दाब की बात करेंगे तो वो 1013 से ज्यादा होगा, जब हम निम्न दाब की बात करेंगे तो 1013 से कम होगा, चाहे वो कितना भी कम है उससे कम होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर होगा और लो प्रेशर सिस्टम होगा। अब यहां पर जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो हम बात कर रहे हैं, इसका हाई प्रेशर और लो प्रेशर का भी अलग अलग कारण होते हैं, जिनकी वजह से हमें अलग अलग जगह पर जो है वो उच्च और निम्न दाब मिलता है, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर को कैसे नापते कैसे हैं, ठीक है। तो वायु दाब को नापने के लिए एक तो होती है साधारण वायु दाब मापी, ठीक है, साधारण बैरोमीटर होता है, साधारण वायु दाब मापी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक निर्द्रव वायु दाब मापी होती है, ठीक है, जिसमें लिक्विड नहीं होता है। साधारण वायु दाब मापी होती है और एक होता है निर्द्रव वायु दाब, इसे कहते हैं एनेरोइड बैरोमीटर, ठीक है, एनेरोइड बैरोमीटर होता है। इसके अलावा एक जो होती है वो होती है मरकरी वायु दाब मापी पारे पर, इसको बोला जाता है दोस्तों 14 वायु दाब मापी, 14 बैरोमीटर कहते हैं इसको, ठीक है। तो मरकरी वायु दाब मापी, निर्द्रव वायु दाबी और साधारण वायु दाब, ये तीन मेजर वायु दाब मापी हैं जिनके आधार पर हमें उच्च और निम्न वायु दाब का पता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब अगर हम उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब की बात करें तो ऐसी दशाएं होती हैं, ऐसी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जब हमें किसी जगह पर उच्च वायु दाब मिलेगा और किसी जगह पर निम्न वायु दाब मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वायु दाब को प्रभावित करते हैं, इसको हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम कारक की बात करते हैं कि कौन कौन से कारक वायु दाब जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वायु दाब जो होता है इसको अगर हम लें तो वायु दाब जो है वो एक दिन में ही, एक दिन यानी 24 आवर्स में, 24 घंटे के अंदर वायु दाब जो है वो तापमान की तरह नहीं होता कि एक बार उच्च होगा और एक बार निम्न होगा। 24 आवर्स में जो वायु दाब है वो दिन में 2 बार, 24 आवर्स में 2 बार तो होता है वो हाई प्रेशर और 2 बार होता है लो प्रेशर, ठीक है। और कब कब हाई प्रेशर होता है, कब कब लो प्रेशर होता है। तो दोस्तों हाई प्रेशर की अगर हम बात करें, उच्च वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो ये होता है, एक तो होता है सुबह के 10 बजे 10 AM में, और एक होता है 10 PM में यानी रात के 10 बजे। और अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो ये होता है एक तो सुबह के 4 बजे, ठीक है, और एक होता है शाम के 4 बजे, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वायुमंडलीय दाब की अर्धदैनिक गति। क्या बोला जाता है, अर्धदैनिक गति, ठीक है दोस्तों। ये वायुमंडलीय दाब की अर्धदैनिक गति है, क्यों, क्योंकि 24 घंटे में कितनी बार हो रहा है, 4 बार, ठीक है। दैनिक गति, अगर हम तापमान की दैनिक गति की बात कर रहे थे तो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था तापमान धरातल पर, और नाइट के जो 2 बजे थे वो सबसे कम हो रहा था। 24 घंटे में सिर्फ एक बार हाई और एक बार लो हो रहा था, यहाँ 2 बार हाई 2 बार लो हो रहा है, इसलिए इसको वायुमंडलीय दाब की अर्धदैनिक गति कहते हैं। और कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान की, जो कि सबसे मेजर फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। तो जो तापमान जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है, विलोमानुपाती संबंध होता है।
अगर तापमान जो है, टेम्परेचर जो है ये हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, और अगर टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो तापमान है वो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, जलवाष्प हैं, ये क्या होता है, तापमान देने के बाद जब बहुत ज्यादा धरातलीय तापमान हो, जब उनको तापमान मिलता है तो गैसें जो हैं वो तापमान पाके फैलती हैं। ठीक है, ये स्प्रेड करती है और फैलने की वजह से क्या होगी, हल्की हो जाएंगी, और हल्की होकर के जैसे ये धरातल है, इस धरातल पर से जो यहाँ गैसेज हैं ये हल्की होके और ऊपर उठ जाएंगी। जब ये गैसेज ऊपर उठ गई तो अब धरातल पर इनका क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये याद रखिए, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहां लो प्रेशर होगा, और जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से हम देखते हैं कि जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन जो है, इसमें क्या होता है, विषुवतीय क्षेत्रों में जो है वर्ष में अधिकांश समय जो है सूर्य का ताप उच्च मिलता है, तो इस वजह से ऊष्मा ज्यादा मिलती है, तापमान हाई रहता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर जो है वो लो रहता है। ठीक है, जबकि हम बात करें पोलर रीजन्स की, ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो पोलर रीजन्स में क्या होता है, पोलर रीजन्स में टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ये किसके कारण है, तापमान के कारण होता है। ठीक है, और ये जो अर्धदैनिक गति हमें देखने को मिलती है, तापमान में अर्धदैनिक गति है, ये भी टेम्परेचर का ही मेजर इफेक्ट होता है। इसके बाद हम दूसरी अगर बात करें और जो कारक प्रभावित कर रहा है तापमान के अलावा, तो वो होता है ऊंचाई। ऊंचाई, क्योंकि वायुमंडल जो है उसमें अधिकतर जो गैसेज हैं वो कहाँ हैं, निचले वायुमंडल में है। तो सबसे ज्यादा भार जो है वायुमंडल का कहाँ है, निचले वायुमंडल में है। तो जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल विरल होता जाता है, और विरल होते जाने की वजह से वायुमंडल जो है उसका दाब कमी आती है। तो ऊंचाई के साथ क्या देखेंगे कि वायु दाब जो है उसमें कमी आती है। और ये कितनी होती है दोस्तों, ये एक फिक्स तो नहीं होती, मगर इसकी कुछ ऊंचाई तक देखें तो हम इसके वायुदाब जो होता है वो 3.4 मिलीबार की कमी आती है प्रत्येक 600 फीट पर, या फिर 180 मीटर पर। प्रत्येक 180 मीटर या 600 फीट पर 3.4 मिलीबार वायुदाब की कमी आती है। इसीलिए तो हम जब ऊंचाई पर जाते हैं, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, तो नो डाउट ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है, मगर साथ साथ यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। और इसी वजह से जब हम पर्वतारोही वगैरह जब लोग ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो नाक से खून आने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है, जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर है, उसमें और बाहर के दाब में अंतर आ जाता है। तो इस वजह से जो नाक से मुंह से खून आने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां वायु दाब में कमी होती है ऊंचाई के साथ। ठीक है दोस्तों, और अगर हम देखें कि हमने देखा कि 1013 मिलीबार कहां था, हमारे सागर जल तल पर। अगर हम इससे ऊपर जाएं तो लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम पहुंच गए, 5 किलोमीटर की हाइट पर हम पहुंचे, तो 5 किलोमीटर की हाइट पर हमें लगभग 540 मिलीबार का ही प्रेशर मिलता है। ठीक है, 1013 से हम 540 मिलीबार पर आ गए। ठीक है, सागर तल पर तो कितना था, 1013 मिलीबार था, और 5 किलोमीटर पर 540 मिलीबार मिलता है। तो इस तरीके से ऊंचाई भी महत्वपूर्ण कारक है। ऊंचाई के अलावा अगर हम बात करें, ऊंचाई के अलावा हमारे यहाँ जो एक महत्वपूर्ण कारक और है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी वायुदाब को प्रभावित करता है। कैसे करता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वायुमंडल की जितनी भी गैसेज हैं, जो पार्टिकल्स हैं, एरोसॉल्स हैं, उनको सबको अपनी तरफ बांध के रखता है, खींच के रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जहां जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होगा वहां पर क्या होगा, प्रेशर जो है वो भी हाई होगा। जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, वहां पर प्रेशर भी डाउन होगा।
ठीक है। और ऐसा कहाँ होता है, देखिए ऐसी दशा जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है और प्रेशर भी अधिक होता है, ये कहाँ होती है, पोलर रीजन्स में होती है। क्यों होती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ध्रुवीय त्रिज्या है, पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या है वो कम होती है, यानी ध्रुव जो है वो केंद्र के ज्यादा पास होते हैं, क्योंकि पृथ्वी चपटी है। तो पृथ्वी के चपटी होने की वजह से, क्योंकि पृथ्वी जो है वो चपटी है, तो उसकी जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो कम होती है, और ध्रुवीय त्रिज्या कम होने की वजह से पोल जो है वो केंद्र के ज्यादा पास है अपेक्षाकृत इक्वेटर के। तो इस वजह से पोल्स पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। वायुमंडलीय गैसों को गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा धरातल के पास बांध के रखेगा, जबकि इक्वेटर जो है इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, इसमें इक्वेटोरियल रीजन में पोलर जो प्रेशर है वो कम होता है। ठीक है, तो हमने तापमान को भी कारण देख लिया इसके लिए, और इसके साथ साथ हमने देख लिया तापमान के को देखा पोलर रीजन और टेम्परेचर के डिफरेंस में, और यहां हमने गुरुत्वाकर्षण बल को भी इसका कारक देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक और कारक है जो यहां महत्वपूर्ण है, वो है जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प की मात्रा यानी वाटर वेपर्स किस प्रकार से प्रेशर को चेंज करती हैं वो देखते हैं। वाटर वेपर, देखिए जो जलवाष्प जो होती है, वाटर वेपर्स जो होते हैं, ये जलवाष्प दोस्तों गैसेस की तुलना में ज्यादा हल्की होती है। ठीक है, गैसेस से हल्की होती है वाटर वेपर्स। तो ऐसी कोई भी वायुमंडलीय क्षेत्र, ऐसी कोई भी वायु जिसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, वो वायु क्या होगी, हल्की होगी। ठीक है, यानी हम बात करें कि आर्द्र अगर वायु है, ठीक है, वायु में जलवाष्प की मात्रा है, अगर आर्द्र वायु है तो ये क्या होगी, हल्की होगी, और हल्की होगी तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, वायु का दाब कम होगा, हल्की वायु कम दाब लगाएगी। ठीक है, और अगर कोई वायु शुष्क है, यानी उसके अंदर जलवाष्प की मात्रा कम है, तो वो कैसी होगी, भारी होगी, और जब भारी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सेम चीज आप यहाँ इक्वेटर और पोल्स के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में आर्द्र वायु होती है, जलवाष्प की मात्रा इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा होती है, सूर्यताप ज्यादा है और जलवाष्प ज्यादा है, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर वायु हल्की होती है और लो प्रेशर होता है। जबकि पोलर रीजन में क्या होता है, शुष्क वायु होती है, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, और इस वजह से भारी वायु होने की वजह से हाई प्रेशर यहाँ भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जो कौन सा कारक है जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर रहा है, तो वो हो सकता है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ या बोले पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार से प्रभावित करता है दोस्तों, कि जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो इसके दौरान दोस्तों इसके केंद्र से बाहर की ओर जो है वो एक बल लग रहा है। ठीक है, और इस बल का क्या नाम है, इस बल का नाम है केंद्र अपसारी बल। केंद्र अपसारी बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये बल जो है, इसके प्रभाव में केंद्र अपसारी बल जो है, जो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, इसकी वजह से क्या है कि यहां से जो वायु है इसको ये बाहर की ओर धक्का लगाता है, बाहर की ओर धकेलता है, और जब बाहर की ओर धकेलेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वो कम तब होगा जब वायु विपरीत दिशाओं में, धरातल की ओर ना लगा के धरातल के विपरीत दिशा में जब वायु जा रही है, आसमान की तरफ जा रही है, तो केंद्रापसारी बल के प्रभाव में वायु दाब जो है इसमें भी कमी आ जाएगी। और इस तरीके से हम देखें तो अगर हम इसका देखें तो ये किससे डिपेंड हुआ, ये हुआ पृथ्वी के घूर्णन से। किससे हुआ ये, पृथ्वी के घूर्णन से। और घूर्णन मैक्सिमम कहाँ होता है, घूर्णन जो है वो मैक्सिमम होता है दोस्तों इक्वेटर पे। कैसे होता है ये अभी हम कोरियोलिस फोर्स जब पढ़ रहे हैं, आप वीडियो में बने रहो। आगे जो कोरियोलिस फोर्स हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि घूर्णन मैक्सिमम क्यों होता है पृथ्वी का। तो यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन मैक्सिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है, और मिनिमम कहाँ होता है, पोल्स पर होता है।
ठीक है। तो जब इक्वेटर पे ज्यादा होता है घूर्णन तो यहाँ पर क्या लगेगा ज्यादा, यहाँ पर सब ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, केंद्र अपसारी बल यहाँ पर ज्यादा लगेगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ ज्यादा लगेगा तो इसकी वजह से क्या होगी, वायु जो है वो क्या होगी, धरातल से दूर जाएगी और इस वजह से वायु का धरातल पर या सागर जलतल पर दाब कम लगेगा और इसी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर होगा। जबकि पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा और इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको आपने देख लिया है। जब हम वायुमंडलीय दाब की पेटियां पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग वायुमंडलीय दाब पेटियां तापमान के कारण बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने यहाँ पर बेसिक चीज देखी वायुमंडलीय दाब से संबंधित। ठीक है, अब हम इसमें जो प्रेशर की बात कर रहे हैं कि हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है, इसका हम कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, तो उसमें हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो हमें एक हाई प्रेशर का सिस्टम देखने को मिल रहा है और एक लो प्रेशर का सिस्टम। तो इनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम क्या है और लो प्रेशर सिस्टम क्या है और ये कैसे जनरेट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च दाब तंत्र क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, यानी यह है हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप यहां एक चीज समझिए कि समदाब रेखाएं क्या होती हैं, आइसोबार्स क्या होती हैं, समदाब रेखाएं। तो आइसोबार्स क्या होती है दोस्तों, कि जो समान दाब वाले जो भी क्षेत्र होंगे, ऐसे क्षेत्र जिन पर समान दाब हो, समान वायुमंडलीय दाब हो, उन समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी वो समदाब रेखा होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर किसी भी जगह पर, यहाँ हम देखें कि यहाँ पर है 1020 मिलीबार है। ठीक है, इस स्पेस पर यहाँ पर भी 1020 मिलीबार है, यहाँ पर भी 1020 मिलीबार है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 1015 मिलीबार, यहाँ 1015 मिलीबार मिल रहा है, कहीं पे भी यहाँ पर 1015 मिलीबार मिल रहा है। तो इनको मिलाने वाली जो ये रेखा होगी दोस्तों, इसे समदाब रेखा कहेंगे। तो ये कितने की है, 1020 मिलीबार की समदाब रेखा कौन सी है, ये, और 1015 मिलीबार की समदाब रेखा कौन सी है, ये है। ठीक है, तो समदाब रेखाएं जो है इसके आधार पर हमें पता चलता है कि दाब जो है वो कितना है, कम है या ज्यादा है। तो समदाब रेखाएं जो है वो यहाँ मिलती हैं। अब उच्च दाब तंत्र जो होता है, जो हाई प्रेशर सिस्टम होगा दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि हाई प्रेशर सिस्टम है। तो हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, केंद्र में जो है वो तो हाई प्रेशर होगा। क्लियर है, जब हाई प्रेशर सिस्टम होगा तो केंद्र में हाई प्रेशर होगा और इसके आसपास जो समदाब रेखाएं हैं, ये समदाब रेखाएं जो हैं वो कंटिन्यू क्या होंगी, यहां से कंटिन्यू पूरी एंक्लोज होंगी, पूरी बंद समदाब रेखाएं होंगी। और हम जब केंद्र से और परिधि की तरफ जाएं तो इधर जाने पर प्रेशर जो है वो लो होता जाएगा। तो परिधि पर क्या होगा, इसकी अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो परिधि पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा और केंद्र में हाई प्रेशर होगा उच्च दाब तंत्र के में। ठीक है दोस्तों, और ये जो समदाब रेखाएं हैं, मान लीजिए कि ये जो है 1020 मिलीबार की है, तो ये कितनी है, 1018 की है, 1016 की है, 1014 मिलीबार की है। ठीक है, तो इस तरह से समदाब रेखाएं जो हैं वो होंगी। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, केंद्र पर उच्च दाब होगा और परिधि पर क्या होगा, निम्न दाब होगा। ठीक है दोस्तों, और जो हवाएं चलती हैं दोस्तों, वो हवाएं यानी पवन जो चलती है, विंड जो चलती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलेगी, यानी यहां से इस ओर पवन चलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर चलेगी तो हाई प्रेशर का क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर जो क्षेत्र होता है ये होता है प्रति चक्रवातीय दशा। जहां भी सेंटर में हाई प्रेशर होगा वहां पर दोस्तों प्रति चक्रवातीय दशा होगी, यानी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगी।
तो हाई प्रेशर सिस्टम में क्या बनता है, हाई प्रेशर सिस्टम में एंटी साइक्लोन बनता है केंद्र में उच्च दाब की वजह से, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। ठीक है, और पवनें कैसे चलेंगी, ऐसे पवनें चलेंगी। ठीक है, ऐसे। और ये कौन सी दिशा हो गई, ये जो प्रतिचक्रवातीय दशा जो है वो अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें यानी उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये प्रतिचक्रवातीय दशा जो है दोस्तों वो होती है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर दक्षिण गोलार्ध की अगर बात करें हम यानी साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो ये दोस्तों होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में चलती है। और इसके लिए जिम्मेदार बल कौन सा होता है, इसके लिए जिम्मेदार बल जो है वो है कोरियोलिस बल। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में क्या होगा, ये जो पवनें हैं जो हाई प्रेशर से, मान लीजिए ये हाई प्रेशर है 1020 मिलीबार 1015, तो ये सीधी चलनी चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलनी चाहिए, मगर ये अपने रास्ते से थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है। विक्षेपक बल होता है कोरियोलिस बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो इस वजह से ये अपने जब दाएं ओर मुड़ती हैं तो प्रतिचक्रवातीय दशा में उच्च दाब तंत्र में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जबकि दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, और इस तरह से ये इसका कारक जो है वो होता है कोरियोलिस बल। इसके बाद अगर हम बात करें उच्च दाब की तो दोस्तों उच्च दाब जो है, जो हाई प्रेशर है, ये भी दो तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है, एक तो हो सकता है तापीय यानी थर्मल हाई प्रेशर हो सकता है, दूसरा हो सकता है गतिक यानी कि डायनामिक हाई प्रेशर हो सकता है। तो थर्मल और डायनामिक दोनों तरीके का हाई प्रेशर हो सकता है। थर्मल कैसे होगा, थर्मल जो ताप की वजह से उत्पन्न हो, ऊष्मा की वजह से जो उत्पन्न होता है, यानी किसी जगह बहुत अधिक तापमान होने की वजह से निम्न दाब हो जाता है और किसी जगह बहुत कम ताप है तो उसकी वजह से हाई प्रेशर हो जाता है। तो जो थर्मल उच्च दाब तंत्र होगा वो कहाँ मिलेगा, सबसे कम तापमान कहाँ होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में हमें उच्च दाब मिलता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये मिलेगा हमें ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों में हमको उच्च दाब का तंत्र मिलता है। जबकि जो डायनेमिक जो है, डायनेमिक का मतलब है कि जो वायु है, जो उस वायु राशि के अवतलन की वजह से, नीचे की ओर गति की वजह से, धरातल की ओर गति की वजह से जो दाब बन रहा है उसे गतिक या डायनेमिक हाई प्रेशर कहते हैं। यानी कि ये जो विषुवतीय क्षेत्र हैं, इन विषुवतीय क्षेत्रों से क्या होती है, मान लीजिए 0 डिग्री है, इक्वेटर है। ठीक है, और इक्वेटर पर पवन जो वायु राशि है वो क्या है, ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके ये दोनों तरफ फैलती है, और फैलने के बाद दोस्तों ये अयनवर्ती क्षेत्रों में यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास नीचे बैठती है। और नीचे बैठने वाली जो वायु होती है वो संपीड़ित भी होती है, भारी होती है, ठंडी होती है। इसकी वजह से यहाँ पर गतिक रूप से, डायनेमिक जो रूप से, क्योंकि वायु नीचे की तरफ उतर रही है तो यहाँ वायु का दाब अधिक होगा ना, नीचे उतरती वायु तो ज्यादा दाब लगाएगी धरती पे। ऊपर से हम कोई चीज को दबाते हैं, ठोकेंगे तो नीचे की तरफ दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जब कील ठोकेंगे, नीचे हम कुछ चीज ठोक रहे हैं धरती में, तो उससे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, ये हमें अयनवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसे कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब की जो पेटी है वो इसके कारण बनती है। तो ये हमने पढ़ लिया उच्च वायुदाब का तंत्र। अब हम इसके रिवर्स में पढ़ें कि निम्न वायुदाब का तंत्र क्या होगा। जब जहां कहीं भी निम्न वायुदाब की दशाएं होंगी वह निम्न वायुदाब की दशाओं में क्या होगा। ठीक है, देखिए उच्च वायुदाब तंत्र जो है इसके साथ साथ देख रहे हैं हम निम्न वायुदाब तंत्र। तो अब इसी से आप कंपेयर करते चलिए। केंद्र में यहां पर क्या था, उच्च दाब, तो यहां पर केंद्र में क्या होगा, लो प्रेशर। ठीक है, यहां पर परिधि पर क्या था, निम्न दाब, तो यहां परिधि पर क्या होगा,
परिधि पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो रही थी, तो यहां कौन सी दशा उत्पन्न होगी, चक्रवातीय दशा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो दोस्तों जहां भी कहीं लो प्रेशर होगा, मान लीजिए यहां पर लो प्रेशर का ये केंद्र है और इसके चारों ओर ये समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहां बाहर निकलने पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, परिधि पर हाई प्रेशर, केंद्र में लो प्रेशर, और इस तरीके से ये एक चक्रवात की स्थिति बनेगी। और चक्रवात की स्थिति की जो होती है, जो हमारी साइक्लोनिक कंडीशन है, अगर इसके हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें, तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज था, तो ये यहाँ पर कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो चक्रवातीय दशा जो है उसमें उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज पवन मूवमेंट होती है। पवनों का जो चक्रण है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे होगा इसकी दशा, इसकी दशा होगी दोस्तों, सॉरी ऐसा होगा। ठीक है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इसकी गति होगी। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये होगा यहाँ पर क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर भी फंडा वही लगेगा जैसे हमें यहाँ पर लग रहा था, कोरियोलिस बल का प्रभाव लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी, दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगा। अब ये जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या था, प्रतिचक्रवातीय दशा थी। तो यहाँ पर आप एक चीज और ऐड करें कि प्रतिचक्रवातीय दशा जहां कहीं भी होंगी वहां पर वायुमंडल जो है वो शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब प्रतिचक्रवात होता है वहां स्थिर मौसमी दशाएं होती हैं। यानी कि जहां पर मान लीजिए यहाँ कहीं पर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो हाई प्रेशर होने का मतलब है कि यहाँ वायु राशि जो है वो अपने धरातल पर यहीं इकट्ठी है, यानी वायु राशि ना तो ऊपर उठ रही है, ऊपर नहीं उठ रही है, ना कोई संवहन हो रहा है, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं उठ रही है यहाँ पर। तो जब ऊपर नहीं उठ रही है तो इसकी वजह से ऊपर वायुमंडल में नहीं जा रही है, तो इसके साथ क्या है, आर्द्रता भी नहीं जा रही है वायुमंडल में। आर्द्रता नहीं जा रही है तो संघनन नहीं हो रहा है, संघनन नहीं हो रहा है तो वर्षा नहीं हो रही है, और वर्षा नहीं हो रही है तो मौसम क्या है, साफ है। तो यहाँ पर जो मौसमी दशाएं हैं वो स्थिर रहेंगी, शांत रहेंगी। ठीक है, और वर्षा नहीं होगी प्रतिचक्रवात की जब दशा होगी, और इसको बोला जाता है नो वेदर फिनोमिना। इसको बोला जाता है दोस्तों नो वेदर फिनोमिना। यानी यहां पर कोई भी मौसमी घटना प्रतिचक्रवात की स्थिति में उच्च दाब तंत्र में नहीं होती है, जबकि जो निम्न दाब तंत्र है इसमें चूंकि चक्रवात है, अंदर लो प्रेशर है। और लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर का मतलब है कि पवनें ऊपर उठ रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर जाके ठंडी हो रही हैं, ठंडी होने से वर्षा हो रही है, और संघनन हो रहा है, संघनन से वर्षण हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी, मौसमी घटनाएं होंगी। लो प्रेशर सिस्टम में हमेशा मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी, चक्रवात आएंगे। जब हम उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो वर्षा होगी, मौसमी घटनाएं होंगी, चक्रवात उत्पन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मौसमी घटनाएं जो हो रही हैं, इसी आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर भी तापीय है और गति है। यहाँ भी दोस्तों तापीय निम्न दाब होगा और गतिक निम्न दाब होगा। तापीय और गतिक दो तरीके का निम्न दाब होगा। निम्न दाब के दो कारण हो सकते हैं, तापीय हो सकते हैं और गतिक हो सकते हैं, जैसे उच्च दाब के थे। अब तापीय कारण तो कहाँ होंगे, देखिए तापीय कारण तो कहाँ होगा, टेम्परेचर मान लीजिए हाई है। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और ऐसा कहाँ होगा, ऐसा होगा इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, देखिए हाई प्रेशर कहाँ मिल रहा था, हमें हाई प्रेशर जो तापीय हाई प्रेशर मिल रहा था वो ध्रुवीय क्षेत्रों में मिल रहा था, जबकि यहाँ कहाँ मिलेगा, विषुवतीय क्षेत्रों में। जबकि आप गतिक रूप से देखें तो गतिक रूप से जब वायु राशि जो है वो ऊपर उठेगी, ठीक है,
ऊपर उठने की वजह से हमें लो प्रेशर मिलेगा। और ये कहाँ मिलता है हमें, ये जो है जो गतिक रूप से मिलता है ये हमें मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में मिलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कौन से, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें मिलता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में मिलता है। ये मिलता है लगभग 50 डिग्री से, यहाँ से एग्जैक्ट तो ये 60 से 65 डिग्री के बीच मिलता है। 60 से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो मिलता है वो मध्य अक्षांशीय होता है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। और यहाँ पर गतिक निम्न दाब मिलता है, जबकि तापीय निम्न दाब कहाँ मिलता है, इक्वेटोरियल विषुवतीय क्षेत्रों में। इसी तरह से तापीय उच्च दाब कहाँ मिलता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, जबकि डायनेमिक जो गतिक जो उच्च दाब है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। जब हम प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे तब इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप बेसिक ये चीजें समझे कि उच्च दाब तंत्र क्या होता है और निम्न दाब तंत्र क्या होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने वायुमंडलीय दाब की दो दशाओं की ऐसे की बात की कि जिसमें 2 बार तो उच्च दाब होगा और 2 बार निम्न दाब होगा। उच्च दाब और निम्न दाब का जो एक तंत्र है दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट हमारे आगे के टॉपिक में होगा। और हमारा आगे का टॉपिक है पवन संचार। आगे का टॉपिक है हमारा पवन संचार यानी विंड सर्कुलेशन, या इसको विंड मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें ये उच्च दाब और निम्न दाब के तंत्र जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पवन संचार की। हमने वायु दाब से संबंधित बेसिक चीजें समझी ताकि हम आगे के टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएं। तो अब बात करते हैं पवन संचार की। जब आप वायु दाब आगे जितने भी चक्रवात की दशाएं, प्रेशर बेल्ट्स आप पढ़ेंगे, सनातनी पवने, सनमार्गी पवने, स्थानीय लोकल विंड्स, या आप पढ़ेंगे सागरीय समीर, जलीय समीर, तो आप इस सब पवनों को पढ़ेंगे। तो इन पवनों को पढ़ने के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि पवन संचार होता कैसे है, वायु दाब होता कैसे है। आप इसके बिना ही किसी टॉपिक को रट रहे हैं तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। तो आप यहाँ पर समझिए कि पवन संचार होता कैसे है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर, ठीक है। और हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर क्या चलती हैं, पवन चलती हैं। यानी जो पवन होती हैं वो होती क्या है, विंड क्या है। विंड जो है वो जो क्षैतिज रूप से जो वायु है उसी की गति है, ठीक है। कैसी है, क्षैतिज वायु गति है। कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल किसके साथ होती है, सरफेस के साथ होती है। हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट है, उसे क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है, ठीक है। विंड क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली क्षैतिज वायु जो है उसकी गति को ही पवन कहा जाता है। यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी हम एक लाइन में अगर बोलें तो पवन क्या काम करती होंगी, ये पवन जो है वो दाब को मिक्स करने का काम कर रही हैं, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चल रही हैं। तो यानी कि दाब की जो अलग अलग अंतर पाया जा रहा है धरातल की अलग अलग जगह पर, उन पर दाब के अंतर को कम करने का काम कर रही है पवन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर रही है, दाब को मिक्स कर रही हैं, ताप को मिक्स कर रही हैं, ऊष्मा को मिक्स कर रही हैं, जलवाष्प को मिक्स कर रही हैं। यहाँ पे गैसेज ज्यादा है तो गैसेज को यहाँ ले आएंगी। तो ऐसे करके ये पूरे वायुमंडल जो है उसमें समानता लाने की काम करती हैं। वायुमंडलीय समांगता विकसित करने का काम क्या करती हैं, पवन करती हैं, ये याद रखिए। इसके बाद देखिए, जो प्रेशर, जो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन संचार होता है, क्षैतिज रूप से गति होती है। मगर अगर हम बात करें कि ये जो पवन संचार है ये सिर्फ क्या इसी कारक पर डिपेंड करता है कि एकमात्र उच्च दाब से निम्न दाब पर ही पवन का संचार हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ और भी बल हैं, कुछ और भी कारक हैं जो इस गति को, पवन संचार जो हो रहा है, इस पवन की, या बात करें पवन के वेग को एवं दिशा को, डायरेक्शन को, दोनों को ही प्रभावित करते हैं।
ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो विंड की स्पीड को भी और विंड की डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो बल आता है, ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बल हैं। इनमें सबसे पहला जो बल आता है वो है दोस्तों दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा बल आता है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो रहा है उसे बोला जाता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल होता है। इसके अलावा एक और बल होता है जो कि गति को और दिशा को प्रभावित कर रहा है पवन की को, इसे बोला जाता है भूघर्षण बल, यानी कि अर्थ फ्रिक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं सरफेस फ्रिक्शन। घर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होता है, ये 3 बल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों पवन के वेग और दिशा को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर दाब प्रवणता बल की। सबसे पहले हम दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात करते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है। देखिए, हमने बात की कि उच्च दाब होता है और निम्न दाब होता है। तो उच्च दाब और निम्न दाब के बीच अगर हम एक ढाल मान ले तो वो ढाल ही दाब में प्रवणता होती है। प्रवणता का मतलब है ढाल, यानी कि हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो इकाई दूरी है, उस इकाई दूरी पर दाब में जो परिवर्तन आ रहा है वो ही दाब प्रवणता है। क्या है ये? इकाई दूरी पर दाब में परिवर्तन की दर, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा दाब प्रवणता बल। ठीक है, हम यहां दाब प्रवणता बल की बात कर रहे हैं। तो दाब प्रवणता बल क्या है? दाब प्रवणता का मतलब होता है इकाई दूरी पर दाब में परिवर्तन की दर, इसको बोला जाता है दोस्तों दाब प्रवणता। और इसकी वजह से लगा हुआ जो बल है, दाब प्रवणता की वजह से जो बल लगेगा पवन पर, उसे बोला जाता है दाब प्रवणता बल। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि दाब प्रवणता का मतलब है कि हाई प्रेशर से, यहां पर मान लीजिए हाई प्रेशर है और यहां पर हम आए तो यहां पर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक ढाल विकसित हो रही है, एक प्रवणता, एक ग्रेडियंट विकसित हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बैरोमेट्रिक स्लोप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ढाल बन रहा है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इस प्रवणता की वजह से अगर मान लीजिए हम धरातल पर कोई वस्तु देखें जो ऊंचे ढाल से निम्न ढाल की ओर अगर लुढ़काई जाए, यहां से कोई वस्तु लुढ़काई जाए तो वो किधर आएगी? ऊंचे ढाल से, ऊंचाई से स्थान से नीचे वाले स्थान की ओर आएगी। और इसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है? पवन चलती है, विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अगर दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी दोस्तों, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, पवन जो है वो उतनी ही तेज गति से प्रवाहित होंगी। ठीक है, तो दाब प्रवणता कैसे होगी? मतलब ढाल जितना ज्यादा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इकाई दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पर मान लो दाब में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है तो इसका मतलब दाब प्रवणता बहुत अधिक है। ठीक है, और अगर मान लीजिए थोड़ी दूरी पर दाब में परिवर्तन कम आ रहा है तो दाब प्रवणता कम है। तो पहली बात आप याद रखिए कि जो दाब प्रवणता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो किधर होगी? उसकी सबसे पहले बात करें दिशा। दाब प्रवणता की दिशा क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगी, पहली बात। ठीक है, दूसरा, दाब प्रवणता बल किधर काम करेगा? दाब प्रवणता बल जो है वो किस तरफ काम करेगा? ये काम करेगा दोस्तों पवन के समांतर, पवन की दिशा में। जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में काम करेगा। या फिर इसको हम बोले कि जो समदाब रेखाएं हैं उनके लंबवत, उनके परपेंडिकुलर कार्य करेगा ये।
ठीक है, समदाब रेखाओं के लंबवत दाब प्रवणता बल कार्य करता है। समदाब रेखाओं के लंबवत कार्य करने की वजह से हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो बैरोमेट्रिक स्लोप इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर 1020 मिलीबार है, इसकी समदाब रेखा है ये, ठीक है। इसके बाद ये समदाब रेखा हमारी जो यहाँ है, ये समदाब रेखा मान लीजिए 1012 मिलीबार की ही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस हो गया, 8 मिलीबार का डिफरेंस हो गया। तो इतनी दूरी में, ये एक इकाई दूरी है, एक यूनिट स्पेस है, इसमें यहाँ पर दाब में कितना अंतर आया, यहाँ पे दाब में अंतर आया 8 मिलीबार का। और एक हम दशा मान लें, ये 1020 मिलीबार की रेखा है और इकाई दूरी पर ही, एक यूनिट पे ही अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पर 1018 मिलीबार हुआ है। तो देखिए इकाई दूरी पर दाब में ज्यादा परिवर्तन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो प्रेशर ग्रेडियंट कितना होगा, यहाँ हाई होगा, हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा। दाब प्रवणता यहाँ ज्यादा होगी तो दाब प्रवणता बल यहाँ ज्यादा होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाई प्रेशर ग्रेडियंट। और यहाँ पर एक यूनिट में दाब प्रवणता में कम अंतर आया, कितना अंतर आया, मात्र 2 मिलीबार का ही आया है। यानी ये कैसा हो जाएगा, ये हाई है, तो इसको बोला जा सकता है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट। स्टीप यानी तीव्र दाब प्रवणता। तो इसको क्या बोला जा सकता है, लो प्रेशर ग्रेडियंट भी कह सकते हैं इसको, या इसको कहा जा सकता है जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो सकता है मंद दाब प्रवणता। यानी उच्च दाब प्रवणता जब होगी दोस्तों, तब जो कम दूरी पर दाब में परिवर्तन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर समान दूरी पर ही मंद दाब प्रवणता की स्थिति में दाब में कम परिवर्तन होगा। अब यहाँ की समदाब रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये कितनी की हो गई, ये हो गई 1013 की, ये कितने की हो गई 1014 की, ये कितने की हो गई 1015 की, 1016 की, 1017 की, ठीक है। तो यहाँ पर दाब प्रवणता रेखाएं जो होंगी, जब स्टीप या तीव्र दाब प्रवणता होगी, तब क्या होगा, समदाब रेखाएं जो हैं दोस्तों वो पास पास होंगी। ठीक है, क्यों होंगी, क्योंकि थोड़ी ही दूरी में दाब को परिवर्तित होना है। तो अब 1012 से 20 के बीच की दाब रेखाएं पास पास आ जाएंगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही बीच में समदाब रेखा आई, तो इनके बीच में क्या हो गया, गैप ज्यादा हो गया। यानी जब मंद दाब प्रवणता होगी तो समदाब रेखाएं कैसी होंगी, दूर दूर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से समदाब रेखाएं पास हो रही हैं, यहाँ समदाब रेखाएं दूर दूर हो रही हैं। तो जब भी दाब प्रवणता तीव्र होगी, समदाब रेखाएं पास पास होंगी, थोड़ी दूर में ही दाब में परिवर्तन हो जाएगा। जबकि जब भी समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी, जब मंद दाब प्रवणता होगा तो समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी और यहाँ पर ज्यादा दूरी में जाके दाब में परिवर्तन होगा। तो अब आप बताइए यहाँ पर पवन संचार कैसा होगा, पवन की गति कैसी होगी। यहाँ पर पवन की गति जो है दोस्तों, पवन वेग की बात करें हम, तो पवन वेग उच्च होगा, हाई होगा। जब भी समदाब रेखाएं पास पास होंगी, दाब प्रवणता अधिक होगी। जब प्रेशर ग्रेडियंट अधिकतम होगा तो पवन का वेग अधिकतम होगा। जब प्रेशर ग्रेडियंट डाउन होगा तो पवन वेग भी क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल मुझे समझाना था आपको, दाब प्रवणता बल जो है वो किस तरीके से पवन की गति को, वेग को चेंज कर रही है। ठीक है, तो दाब प्रवणता बल जो है, इसके कारण बहुत कुछ चेंज हो जाता है हमारे जो पवन जो है उसके सर्कुलेशन में। मगर अगर हम बात करें कि क्या मात्र एक ही, अगर हम यही देखें कि जो ऐसे जो हमारे जो दाब प्रवणता में चेंजेस आ रहे हैं दाब प्रवणता बल में, तो क्या पवने जो हैं वो, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली तो अगर बात करने का मतलब देखें तो ये हमारा हाई प्रेशर है और ये मान लीजिए लो प्रेशर है। ठीक है, तो पवन को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सीधा चल जाना चाहिए, यानी पवन की दिशा में कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ वेग को प्रभावित कर रहा है।
ठीक है। तो यानी कि सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए थ्योरेटिकली, तो पवन जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलनी चाहिए, मगर सीधी रेखा में चलनी चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। वास्तव में क्या होता है, क्योंकि पवन के जो रास्ता है उसमें कुछ और भी बल कार्य करते हैं और वो पवन की दिशा को भी परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो दिशा परिवर्तन का काम करते हैं और इस दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, पवन जो है वो अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाती है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उसके लिए भी कुछ बल जिम्मेदार होते हैं। दाब प्रवणता बल सिर्फ किसको, वेग को प्रभावित कर रहा है। तो दिशा परिवर्तन या विक्षेपण को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में भी हम देखते हैं कि कौन कौन से बल जो हैं वो दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। और यहाँ हमारा एक इंपॉर्टेंट बल आता है, वो है कोरियोलिस बल। तो चलिए अब बात करते हैं हम कोरियोलिस बल की, कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस बल की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कोरियोलिस बल होता क्या है। देखिए, जो हमने देखा कि दाब प्रवणता बल के प्रभाव में जो पवनें थी वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही थी, मगर जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या है कि एक अक्ष पर घूर्णन कर रही है। जो पृथ्वी है ये पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, और इस घूर्णन के कारण दोस्तों एक ऐसा बल लगता है, एक ऐसा बल उत्पन्न होता है पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण। एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या होता है, पवन की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है, पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात करें तो कोरियोलिस बल क्या है, एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है। कैसा है, डिफ्लेक्टिव फोर्स है, यानी एक विक्षेपात्मक बल है। इसकी वजह से पवन की जो दिशा है उसमें विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो पवन की दिशा में विक्षेपण उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जिनके साथ पवन की दिशा में परिवर्तन हो। तो इसके कुछ हम बेसिक क्वालिटीज की अगर बात करें कोरियोलिस फोर्स की, तो दोस्तों ये सिर्फ पवन पे ही नहीं लगता है। पवन के अलावा अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी ये लग सकता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जो चल रही हैं इन पर भी ये लग सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई भी जैसे गतिमान पक्षी है, ठीक है, पक्षियों पर भी ये लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये वायुयान जो जा रहे हैं, एरोप्लेन जो जा रहे हैं, इन पे भी ये लगेगा कोरियोलिस फोर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी वायुमंडल में कोई भी गतिमान वस्तु होगी, वायुमंडल में जितनी भी गतिमान वस्तु है इस पर लगेगा। इसके अलावा ये जल धाराओं पर भी लगता है, जो जलधाराओं पर भी ये लगता है, क्योंकि जो जलधाराएं हैं वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में ही अलग अलग दिशाओं में हमें मुड़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है कि इन सब वस्तुओं पर, इन सब चीजों पर कोरियोलिस फोर्स लग सकता है। तो कोई भी वस्तु, चाहे हम कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जब हम फेंकेंगे तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल में गतिमान कोई भी वस्तु है उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगता है, जिससे वो अपने जिस दिशा में आप फेंक रहे हो उस दिशा में नहीं जाकर के उससे थोड़ी विक्षेपित हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो याद रखिए सिर्फ दिशा परिवर्तन करता है। ठीक है, दिशा में ही परिवर्तन करता है, दिशा परिवर्तन करता है, वेग परिवर्तन नहीं करता है। ये याद रखा, पवन के वेग में ये कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो किसी भी पवन जो है, कोई भी पवन संचार हो रहा है, कोई भी विंड चल रही है, तो जो पवन की गति है, पवन की गति अगर अधिक होगी, ठीक है, तो ये हम बात करें कि पवन की गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कोरियोलिस फोर्स।
ठीक है। कोरियोलिस फोर्स पवन की गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा तेजी से पवन चलेगी ये कोरियोलिस फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। इसके अलावा और किसके को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है? पवन के अंदर जो मास है, जो द्रव्यमान है, पवन का जो द्रव्यमान है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कोई भी पवन जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितनी ज्यादा बड़ी वायु राशि होगी, उतना ही ज्यादा उस पर कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी हम कहेंगे छोटे ऑब्जेक्ट पर कोरियोलिस फोर्स कम लगेगा, बड़े ऑब्जेक्ट पर ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी ज्यादा अक्षांशीय दूरी तय करेगा ये, उतना ही ज्यादा कोरियोलिस बल लगेगा। कोई भी वस्तु या पवन जो है वो जितनी ज्यादा अक्षांशीय दूरी तय करेगी, कोरियोलिस फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों। और ये किस दिशा में लगता है? कोरियोलिस बल लगता किस दिशा में है? तो ये जो पवन संचार की जो दिशा है, उसके लंबवत लगता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स पवन संचार की जो दिशा है उसके परपेंडिकुलर लगेगा और एक पवन की गति के, द्रव्यमान के और अक्षांशीय दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोस्तों ये वास्तव में कोई बल नहीं होता है, बल की डेफिनेशन में ये एग्जैक्ट नहीं बैठता। ऐसा नहीं है कि कोई बल है जो किसी वस्तु पर, एक पवन पर लग रहा है। ये एक्चुअली में ये पवन जो है, जो पृथ्वी है, उसके घूर्णन का प्रभाव है। ठीक है। तो इसलिए इसको कोरियोलिस प्रभाव कहना ही ज्यादा ठीक रहता है, कोरियोलिस बल से ज्यादा इसको कोरियोलिस इफेक्ट कहना ज्यादा ठीक है, कि वास्तव में पवन की गति का एक प्रभाव है, जो पृथ्वी की गति का एक प्रभाव है जो पवन पर लग रहा है। वास्तव में कोई बल होता नहीं है। ठीक है। तो पवन संचार की दिशा के लंबवत होता है। इसके अलावा अगर हम कोरियोलिस बल की बात करें दोस्तों, तो ये कोरियोलिस बल जो है, इसके कारण अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध में जो है पवन जो है वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ये याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव में जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा, अपना जिस दिशा में जा रही हैं उसके दाईं ओर मुड़ जाएंगी, यानी अपने दाएं हाथ की ओर दाईं ओर मुड़ जाएंगी। जबकि अगर हम दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो जो पवन है वो अपने बाईं ओर मुड़ती हैं दोस्तों। ठीक है। ये याद रखना कि कोरियोलिस बल के प्रभाव में पवनें अब उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, जबकि दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और इसी की वजह से हमने जो अभी जो निम्न दाब के क्षेत्र देखा था, हमने लो प्रेशर सिस्टम समझा था, उसमें जो लो प्रेशर था उसमें क्या था, चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो रही थी। और इस चक्रवातीय दशाओं के कारण हमने देखा था कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, उत्तरी गोलार्ध था, इस उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल रहा था, चक्रवातीय दिशाओं में एंटी क्लॉकवाइज चल रही था। एंटी क्लॉकवाइज क्यों था? क्योंकि जो पवनें हैं वो अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ रही थी, अपने राइट साइड में मुड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। ठीक है दोस्तों। और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा था, जब लो प्रेशर सिस्टम था, साइक्लोनिक कंडीशन में क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या थी, लो प्रेशर सिस्टम में क्या होगा, साइक्लोन होगा। तो साइक्लोनिक कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। और ये क्यों हो रहा था, ये कोरियोलिस बल के डिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा था, पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जा रही थी। मान लीजिए कि ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, और पवन को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरफ जाना है। तो अब वो क्या करेगी कि यहाँ पर अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, या अगर उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध में वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में वो यहाँ पर लो प्रेशर है, इस तरफ जाना है उसको, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में वो अपने बाईं ओर मुड़ेगी। और बाईं ओर किसका होगा, इसका, इस तरफ होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये पवन का जो संचार है वो इस तरीके से होता है। अब अगर हम इसके परिमाण की बात करें कि ये कोरियोलिस बल जो है वो कहाँ अधिक होगा और कहाँ कम होगा, तो इसके आधार पर हम इसके कई फंडा जो है वो देखेंगे। देखिए, जो कोरियोलिस फोर्स जो होता है दोस्तों, वो विषुवत रेखा पर शून्य होता है, विषुवत रेखा पर शून्य है। ठीक है। और अगर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
और ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है कि विषुवत पर कोरियोलिस बल शून्य क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो पृथ्वी है वो विषुवत रेखा पर सबसे तेजी से घूर्णन करती है और ध्रुवों पर सबसे धीरे घूर्णन करती है। अब इस घूर्णन को समझना किस तरीके से है आप ये समझिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी जो है इसकी इस विषुवत रेखा पर मान लीजिए विषुवत रेखा पर कोई स्थान है, ये स्थान है और ये क्या है हमारा, ये 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त है, ठीक है। इक्वेटर क्या है, एक पूरा सर्किल है, 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त है और यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारे ध्रुवीय अक्षांशीय वृत्त हैं, ठीक है। ये क्या है, ध्रुवीय अक्षांशीय वृत्त है। अब पृथ्वी को 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। कितने टाइम में कर रही है पृथ्वी, 24 आवर्स में, 24 घंटे में पृथ्वी को अपने अक्ष पर क्या करना है, एक चक्कर पूरा लगाना है। तो अब एक चक्कर लगाने के लिए क्या होगा, मान लीजिए ये पूरा जो हमारा 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त है, अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त होता है 0 डिग्री, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे अक्षांशीय वृत्त छोटे हो रहे हैं, तो अब इस जगह मान लीजिए यहाँ पर अगर देखें तो पृथ्वी ये इतनी जगह है, तो इन जगहों को घूमने के लिए, पृथ्वी को इन जगहों को पूरा घुमाने के लिए, एक चक्कर पूरा घुमाने के लिए यहाँ पर समय तो उतना ही मिल रहा है, चाहे ये अक्षांशीय वृत्त बड़ा है चाहे अक्षांशीय वृत्त छोटा है, मगर समय तो वही है पूरा 24 आवर्स, ठीक है। तो समय बराबर है मगर लंबाई जो है इसकी क्या है, अक्षांशीय वृत्त जो है वो क्या है, बड़ा है, तो इसको यहाँ पर तेजी से घूमना होगा। और जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, समय तो वही 24 घंटा दे रखा है, मगर ये घूमने के लिए क्या हो रहा है, कम जगह की जरूरत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 24 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपकी स्पीड जो है वो 24 किलोमीटर को आपको कैसे भी आपको 24 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर दौड़ना है। और मैं कहूं कि आपको 24 घंटे के अंदर मात्र 50 किलोमीटर ही दौड़ना है, ठीक है। एक बंदे को कह दें कि 24 घंटे में दौड़ना है 100 किलोमीटर और एक को कहें कि आपको 24 घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ना है, तो बताइए स्पीड किसकी फास्ट होगी, पहले बंदे की, यानी विषुवत रेखा की होगी। यानी विषुवत रेखा की इस पूरी दूरी को एक चक्कर काटने के लिए 24 घंटे में आपको तेज स्पीड करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, दूरी बटे समय के, डिस्टेंस बटे टाइम ही होता है ना, वेलोसिटी। तो जब वेग हमें, अगर हम बात करें दूरी, समय हमारा फिक्स है, समय फिक्स है, अगर हम समय में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो दूरी जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। ये दूरी ज्यादा है विषुवत वृत्त की, जो विषुवत वृत्त की दूरी ज्यादा है, मतलब इसका पूरा जो वृत्त है उसकी परिधि ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको जब दूरी ज्यादा होगी तो वेग तेज करना पड़ेगा, यानी पृथ्वी को यहाँ पर घूर्णन तेजी से करना होगा। मगर ध्रुवीय क्षेत्रों में हम जाते हैं तो समय तो कांस्टेंट है, समय तो वहां का वही है, मगर यहाँ पर दूरी क्या हो रही है, अब कम हो जा रही है। जो ध्रुवीय वृत्त है वो छोटे होते हैं तो यहाँ पर वेग भी कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त पर घूर्णन अधिक होता है, और जहां पर घूर्णन अधिक होता है, जहां पर घूर्णन अधिक है वहां पर कोरियोलिस बल कम होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये यहाँ तो तेजी से घूम जाएगी, मगर इसकी तुलना में जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जो भी स्थान है वो इसकी तुलना में पीछे छूटते जाएंगे, ठीक है, पीछे छूटते जाएंगे। या हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये लगता है, आपको कोरियोलिस बल का पता चल जाएगा। ये हमारे 0 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई ए स्थान है, ठीक है, जो कहां पर है,
विषुवत रेखा पर है। अब इस ए स्थान से हमें यहां पर कहीं बी स्थान पर हमने कोई बॉल फेंकी या कोई वस्तु फेंकी, ठीक है, वायुमंडल में हमने कोई वस्तु फेंकी, या फिर हम कहे कि यहां से कोई हवाई जहाज चला है, ठीक है, यहां से कोई हवाई जहाज चला है, उसको ए से कहां जाना है दोस्तों, बी की तरफ जाना है। तो अगर हम सिर्फ दाब प्रवणता की बात करें तो यहां से सीधा इसको इधर जाना चाहिए, ठीक है। मगर क्या होगा कि कोरियोलिस बल के प्रभाव में क्या होगा कि ये उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये यहां ना पहुंच करके और इसके दाईं और किसी और स्थान पर यहां पहुंचता है। और ऐसा क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो ए स्थान है, जब ये पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो यहाँ विषुवत क्षेत्र में तो इतना तेज घूर्णन है कि ये ए स्थान जो है वो अपने समय के साथ पूरा सामंजस्य रखेगा, मगर इतनी देर में, जितनी देर में कि ए से बी तक जाया जाए, यानी मान लीजिए कि ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अक्षांशीय रूप से जब 30 अक्षांश पार करेंगे, इतनी देर में क्या होगा कि ये जो बी स्थान है ये बढ़ के कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। यानी तीन तरीके से इसको समझ सकते हो कि ये जो बी है ये आगे आ जाएगा, तो अब वस्तु यहां ना जा करके बी डैश पर जाएगी, ठीक है, यहां पर जाएगी। या हम यूं कहें कि हमने जिस स्थान को टारगेट किया था, ठीक है, हमने जिस दिशा में टारगेट किया था वो दिशा तो पीछे छूट गई, ठीक है, ये दिशा में हमने टारगेट किया था, ये दिशा तो पीछे ही छूट गई और अब ये जो है वो आगे आ गई है, तो इस वजह से इस तरफ डिफ्लेक्शन हो गया है और इसे ही दोस्तों कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है। यहां हम कहें कि अगर कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं, यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति धरातल से कोई वस्तु को फेंक रहा है या यहाँ से कोई वस्तु चल रही है, तो वो भी तो वायुमंडल के साथ, पृथ्वी के घूर्णन के साथ घूर्णन करना चाहेगी, वो भी तो गतिमान होना चाहेगी, तो इसलिए वो डिफ्लेक्ट होकर के इस दिशा में आती है। तो इस तरीके से जो विषुवत रेखा है उस पर से, तो विषुवत रेखा पर तो कोरियोलिस बल का मान बहुत शून्य होता है, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर एक एवरेज माना जाए तो यहां से देखिए, अब मैं यहां से ही अगर मान लीजिए, यहां से ये कोई मान लीजिए सी स्थान है और मैं सी स्थान से इस ध्रुव पे डी स्थान पर फेंक रहा हूं कोई भी वस्तु, या फिर यहां से कोई हवाई जहाज चल के जा रहा है, तो उसको कैसे जाना चाहिए, उसको सीधा ऐसे जाना चाहिए। मगर जब तक डी स्थान पे पहुंचेगा तो ये डी स्थान जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ चुका होगा, या हम कहें कि जिस दिशा में हमने भेजा वो दिशा तो पीछे छूट जाएगी और ये जो वस्तु है ये दोस्तों डिफ्लेक्ट होकर के और इस तरीके से डी डैश पे जाकर के गिरेगी। तो ये क्या हो गया, कोरियोलिस बल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो कोरियोलिस बल के कारण इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, जिसका माना जाता है कि अगर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हम बात करें तो अगर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे 50% डिफ्लेक्शन हो रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लगभग 50% डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 60 डिग्री पे जो है वो 87% तक डिफ्लेक्शन होगा और ध्रुवीय क्षेत्रों पर 100% तक डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। या यूं कहें कि अगर ध्रुवीय क्षेत्रों पे 100% डिफ्लेक्शन है, ये पूरी तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 60 डिग्री के आसपास 87% डिफ्लेक्शन होगा और 30 डिग्री के आसपास 50% डिफ्लेक्शन होगा कोरियोलिस बल के प्रभाव में। अब इस कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है वो हमें दोस्तों एक तो चक्रवातीय पवनों में मैंने बताया, इसके अलावा जो हम सनातनी पवने, सनमार्गी पवने जो पढ़ेंगे, जो हमारे जो हम पढ़ेंगे, जो वायुमंडल की जो संरचना त्रिकोशीय जो हम पेटियां पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी प्लेनेटरी विंड्स है, सनमार्गी पवने हैं, वो सनमार्गी पवनों पर भी इसका प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 0 डिग्री की हमारी रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है और ये हमारे यहाँ पर निम्न दाब की पेटी है और यहाँ सर क्या आ रहा है, ये हमारी आ रही है व्यापारिक पवने। तो ये व्यापारिक पवने दोस्तों क्या होती हैं, इस तरीके से इनको सीधा चलना चाहिए था, मगर दक्षिण गोलार्ध में तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी और उत्तरी गोलार्ध में इनको यूं आना चाहिए था, मगर उत्तरी गोलार्ध में ये इस तरफ मुड़ जाएंगी। यानी इनकी जो मेन दिशा ये होनी चाहिए थी, मगर हो गई है ये वाली दिशा, क्योंकि ये अपने दाईं ओर मुड़ गई हैं। जबकि दक्षिण गोलार्ध में अगर देखें तो ये जो व्यापारिक पवने हैं ये किधर हो गई हैं, अपने
बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है पछुआ पवनों की कंडीशन में भी। ठीक है, पछुआ पवनें जो होती हैं ये उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की तरफ इस दिशा में इस तरह से चल रही होती हैं। उच्च दाब पेटी जो है ये इससे किस तरफ चल रही होती है, निम्न दाब की ओर चल रही होती है। ठीक है, अब इनको क्या जाना था, इनको सीधा जाना था, मगर ये डिफ्लेक्ट होके दाईं ओर चली गई हैं। इनको क्या था, यूं सीधा आना था, मगर ये अपने डिफ्लेक्ट होके किधर हो गई हैं, बाईं ओर हो गई हैं। ठीक है, और इसी तरह हमें जो ध्रुवीय पवनें चल रही हैं वो भी दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, जब हम प्लेनेटरी विंड्स पढ़ेंगे तो इसका भी प्रभाव जो है, कोरियोलिस बल का प्रभाव वहां भी हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों ये याद रखना है कि कोरियोलिस बल का मान जो है वो विषुवत पर 0 होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और जितनी ज्यादा अक्षांशीय दूरी तय करेंगे कोरियोलिस बल का प्रभाव उतना ही ज्यादा दिखाई देता है और डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होता है। इसकी वजह से पवन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाईं ओर, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। अब यहां पर आप इसके 2 नियम हैं, फेरल का नियम है, ठीक है, और पवन की दिशा। ये 2 बातें और मैं आपको बता देता हूं कि फेरल का नियम क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि जो कोरियोलिस बल है, इस कोरियोलिस बल को कोरियोलिस बल क्यों कहा गया था, क्योंकि इसको जीजी कोरियोलिस ने खोजा था। ठीक है, जीजी कोरियोलिस ने दिया था, जो एक फ्रांस के गणितज्ञ थे, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने 1835 में दिया था। अब इसी के आधार पर एक फेरल का नियम है, फेरल का नियम ये कहता है कि कोई भी पवन है, उस पवन की दिशा में जिस और पवन जा रही है उस दिशा में अगर चेहरा करके, फेस करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है वो व्यक्ति के दाईं ओर विस्थापित होगी, और अगर दक्षिण गोलार्ध में देखें तो वो उसके बाईं ओर विस्थापित होती है। मान लीजिए कि ये पवन है, ये इस दिशा में जा रही है और इधर कोई व्यक्ति जो है वो इस तरफ फेस करके खड़ा है। ठीक है, जिस दिशा में पवन जा रही है उसी दिशा में, तो उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है वो इसके राइट हैंड साइड में, ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है इसका, तो राइट हैंड साइड में चली जाएगी। और जो दक्षिण गोलार्ध में जो पवन जाएगी वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाती है, जो कि हमने देख लिया। तीसरा जो बल है दोस्तों वो है भूघर्षण बल। भूघर्षण बल यानी ये होता है सरफेस फ्रिक्शन। सरफेस फ्रिक्शन फोर्स। भूघर्षण बल क्या होता है, जब पवन धरातल के साथ साथ समानांतर, धरातल के समानांतर क्षैतिज रूप से जब गति करती है दोस्तों, तो धरातल पर पाई जाने वाली जो असमानताएं हैं, मान लीजिए कहीं पर धरातल पर वनस्पति है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, ठीक है, कहीं पर सागर है, कहीं पर स्थल है, तो उनकी असमानताओं की वजह से पवन के रास्ते में एक घर्षण उत्पन्न होता है। और ये जो घर्षण है दोस्तों, ये वायुमंडल की निचली परतों पर होता है। कहाँ होता है, वायुमंडल की निचली परत पर होता है। ठीक है, और ये होता है दोस्तों वायुमंडल की निचली परत पर होता है, और ये 500 मीटर तक मैक्सिमम होता है। 500 मीटर, किससे, सागर जलतल से 500 मीटर तक मैक्सिमम होता है। और ये जो घर्षण परत है इसे बोला जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत। घर्षण परत 1 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसमें घर्षण अधिक होता है। क्यों, क्योंकि इसका भार भी अधिक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का भार भी अधिक है और धरातल की असमानताएं भी अधिक है। अगर इसकी हम बात करें स्थल भाग की, तो स्थल भाग पर ये अधिक लगेगा घर्षण बल। ठीक है, स्थल भाग पर घर्षण बल अधिक लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि स्थल भाग खुरदुरे होते हैं, स्थल भाग पर विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए स्थल भाग पर ये अधिक लगता है। जबकि जो जलीय भाग जो होता है, जो महासागर होते हैं, जलीय भाग पर ये
कम लगता है घर्षण बल। क्यों? क्योंकि जल की सतह जो है वो समतल होती है, वो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे पाती है, जबकि स्थल उबड़ खाबड़ होते हैं, कहीं पर्वत आ जाएंगे, कहीं पठार आ जाएंगे, कहीं बीच में कुछ संरचना आ गई, कहीं पर आपको भवन हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिल गई, कहीं जंगल मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो भूघर्षण परत जो एक घर्षण परत है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है? स्थल पर होती है, और ये जलीय भाग पर कमजोर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन समतलता के कारण कम मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इस घर्षण बल के कारण क्या होगा? इस घर्षण बल के कारण जो पवन है उसके वेग में भी परिवर्तन होता है। ये क्या करता है? जो दाब प्रवणता बल है विपरीत कार्य करता है। ठीक है, दाब प्रवणता बल के विपरीत कार्य करता है, और इसकी वजह से क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है और दिशा में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो धरातल के साथ चलने वाली जो पवनें हैं उनमें दाब प्रवणता यानी उनके जो प्रेशर से चल रही हैं उसका वेग कम करते हैं, क्योंकि इसके मास्ते में क्या है? ये अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, वायु के पवन के जो वेग है उसको रोकने का काम करती है। इस वजह से एक तो वेग में भी कमी होती है, दूसरा ये उस पवन जो है उसको डिफ्लेक्ट भी कर देती है। जहां कहीं पर्वत आ गए तो पर्वत के साथ साथ क्या होगा? ढाल के साथ पवन ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, और ढाल के विमुख भाग पर क्या होगी? नीचे उतरने लगेगी, तो दिशा में भी परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह भूघर्षण बल जो है वो भी पवनों की संचार की दिशा और उसके वेग को परिवर्तित करता है। तो इस तरीके से हमने वायुदाब का बेसिक पढ़ लिया। वायुदाब के बेसिक के बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, पवन संचार कैसे हो रहा है, कैसे पवन संचार की दिशा परिवर्तित हो रही है, कोरियोलिस बल का इफेक्ट कैसे होता है, कोरियोलिस बल की वजह से हमें जलधाराओं में और पवन में और वस्तुएं जो कि वायुमंडल में गतिमान है उस पर कैसे डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप वायुदाब से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये हमें आगे के वीडियोस में काम आने वाला है। और मैं मानता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, बट इन सबको एक ही वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि आगे के जो वीडियोस हम पढ़ रहे हैं, जो आगे वीडियोस हम लेंगे, उनमें इस वीडियो के बेस पर बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बार बार बतानी नहीं पड़ेगी, और आप उनको वहाँ पर रिलेवेंट देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।